Hello students. Today we are going to start our next topic in the light chapter, reflection and refraction. That is the image formation by the concave mirror and the convex mirror. Okay, but before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lectures. Okay, yesterday in previous lecture we have already studied about what is the light, what is its reflection and what is its refraction. Then we have discussed the terms related to the refraction of light. So for that we have discussed the incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence, etc. Okay. Then we have discussed the angle of incidence, angle of reflection. Also we have know the laws of the reflection of the light. Okay, terms related to the laws of the reflection of light. We have already discussed that there are the two laws of the reflection of light. First is the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, and incident ray, angle of incidence, angle of refraction and reflected ray all lies in the same plane. These are the two rules that we have discussed already in this topic. Okay, then we have discussed the some terms using in the explanation by the spherical mirrors. For that we have discussed the center of curvature, radius of the curvature, pole, principal axis, and then we have discussed the rules for the reflection of the light through the spherical mirror. If the incident ray come on the straight line, then it bend towards the principal axis, and if the incident ray comes on the angles, and then it will be reflected ray, it will be going into the straight line. So these types of simple rules that we have already understand in the previous lecture. If you don't know the rules, then you can see the previous lecture that I already discussed in the YouTube. So okay, now so let us start this today's topic. For that पिछली बार हम लोगों ने जो बात की थी कि भाई अगर कोई इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट लाइन में आता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के टावर्ड्स पे होता है फॉर द, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फॉर द कनकेव मिरर. अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में. तो कन्वेक्स मिरर में जनरली क्या होता है, तो इंसिडेंट रे जब स्ट्रेट लाइन में आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे डायरेक्शन में वो जो होता है वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल्स अवे टू द, यानी कि इसका ऑपोजिट कनकेव मिरर में जो हमने सीखा था उसका ऑपोजिट जो है वो कन्वेक्स मिरर के अंदर होगा. ओके, ट्रैवल्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देन अगर मान लो कि कोई एंगल के ऊपर से इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, पर प्रिंसिपल एक्सिस के एबोव में. ओके, ये ऊपर की डायरेक्शन में. देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है और यहाँ से उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में. पर आपने देखा होगा डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो फोकस पॉइंट को कट करके आ रहा होगा और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन वाला निकलेगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा, जबकि यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ही आएगा. बाकी फिनोमिना तो है वो सेम ही रहेगा कि भाई अगर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सीधा रे अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो कोई एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा, कोई एंगल के ऊपर आ रहा है तो वो सीधी लाइन में अंदर डिफ्लेक्ट होगा. उसके बाद अगर इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर डॉटेड लाइन से इमेजिन किया है हम लोगों ने, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये तो सेम ही है दोनों. ओके, अब अगर कोई पोल के ऊपर अगर जो है वो कनकेव मिरर आ रहा, कन्वेक्स मिरर के ऊपर कोई इंसिडेंट रे आ रहा होगा तो वो क्या होगा, सेम एंगल के ऊपर ही डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि थीटा आई and theta r will be always equal because of its law. ओके, तो ये चार जो फिनोमिना थे वो सिंपली कन्वेक्स मिरर के थे. पिछली बार हम लोगों ने कनकेव के ड्रॉ करके सीखे थे, कन्वेक्स के मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. ओके, क्योंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, इतना इजी है, इसीलिए दूसरी बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. हाँ भाई, कि भाई क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी 6 पोजीशन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि 6 पोजीशन, यानी कि अगर हम लोगों ने पिछली बार देखा था तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैं एक स्लाइड है ना वहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. चलो, ये जो है वो हमारा कनकेव मिरर है. ओके, कनकेव मिरर के ऊपर ही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट के ऊपर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही दूर है. तो क्या होगा,
फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा करीब लाएंगे, ओके, ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे और बोलेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है। फिर हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। फिर हम धीरे धीरे करके आगे आएंगे और बोलेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर जो फोकस पॉइंट होगा उसके बीच में है। यानी कि तीसरा हो गया, चार हो गई, एक दो तीन और चार। और फिर फिफ्थ वाले में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अभी फोकस पॉइंट के ऊपर खड़ा है। और सिक्स्थ वाले में बोलेंगे कि अभी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट से आगे चला गया है, तो क्या होगा। तो ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट का कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पर कोई इमेज क्रिएट होगी। इमेज जो होगी वो किस तरह से क्रिएट होगी वो हमको इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिसाइड करना है। तो ये 6 पोजीशंस है, वो फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। 6 की 6 पोजीशंस जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट के ऊपर है तो उसका इमेज कैसा क्रिएट होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी से थोड़ा सा दूर है तो इमेज कैसा क्रिएट होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी के ऊपर खड़ा है तो इमेज कैसा क्रिएट होगा। सी और एफ दोनों के बीच में है तो, और एफ के ऊपर है, और एफ और पी के बीच में है। तो चारों की चारों पोजीशन मैंने, 6 की 6 जो पोजीशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। अब फिगर के अंदर देखते जाते हैं। चलो, सबसे पहला है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कोई इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर है तो उसका जो इमेज है वो कैसा क्रिएट होगा। वो इमेज का जो इमेज जो क्रिएट होगा वो एज अ डॉट या तो फिर एज अ बहुत ही स्मॉल साइज्ड वाला इमेज जो है वो क्रिएट होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इजीली। चलो, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल भाई साहब है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे, हाँ ये इनफाइनाइट पे है, इसका कोई प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ है नहीं, ओके। तो अगर इनफाइनाइट से इसके मैं रेज निकालूंगा तो इनफाइनाइट से आ रहे होंगे, फिर यहाँ से टकरा के हमको पता है कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा तो वो क्या होगा, बैंड होगा। बैंड होने के बाद वो कहाँ जाएगा, फोकस पॉइंट के ऊपर जाएगा, ये तो हमको पता ही है। चलो, तो अगर हमको इमेज का रिफ्रैक्शन करवाना है, इमेज का रिफ्लेक्शन करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 रेज को पास करूँगा। और इसी तरह से मैं अगर सारी जो चीज़ें हैं, सारे रेज यहाँ से निकालूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसका जो फोकस पॉइंट है उसी के में से वो पास होगा। तो यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से होगा, यहाँ पर ही रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा, ओके, यहाँ पर ही। तो एक पॉइंट जितना रिफ्लेक्शन हम लोगों को मिल रहा है भाई। ए जो ए और बी ऑब्जेक्ट है वो मुझे इमेज में कैसे दिख रहा है, तो सिर्फ एक पॉइंट जितना दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही इनफाइनाइट के ऊपर खड़ा हूँ। अभी आप लोग ही सिंपल सोचो कि आप यहाँ पर एक मिरर है और आप इनफाइनाइट पे खड़े हो और आपको इनफाइनाइट से अपने आप को देखना है, तो आप क्या करोगे, आपको आप दिख तो रहे होंगे लेकिन अपने आप को कैसे दिखोगे आप, तो आप एक पॉइंट साइज वाले मिरर के अंदर दिखोगे, क्योंकि आप इनफाइनाइट पे खड़े हो। तो आप तो इतना विजन भी नहीं लगा सकते जितना विजन ऑलरेडी आप लोगों की आइज को चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट यानी कि कोई डिस्टेंस जो है वो परफेक्ट दिया हुआ नहीं है, ओके। तो इसकी वजह से आप खुद को एक पॉइंट के टाइप में एजम्प्ट करोगे, और इसी वजह से जो इसका इमेज मिलता है वो हमको कैसा मिलता है, रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही छोटा पॉइंट साइज्ड मिलता है। और कहाँ पर मिलता है, तो फोकस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को मिलता है। अगर ये फिगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ये फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी, यानी कि सी से थोड़ा सा दूर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आईएमपी वाला जो पॉइंट है वो ये है, बियॉन्ड सी और एट सी के ऊपर जो हम लोगों को इमेज मिलती है वो किस तरह से मिलती है, वो कई बार पूछी जाती है। तो आपको सिर्फ उसका नेचर बताना है कि जो हमको इमेज मिलती है वो किस तरह से मिलती है। तो ये फिर से हमारा कनकेव मिरर हो गया, ओके। कनकेव मिरर के ऊपर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पर अभी जो डिस्टेंस है वो अभी परफेक्ट डिसाइडेड है कि भाई सी से थोड़ा सा ही दूर है, ओके। वैसा नहीं है कि इनफाइनाइट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग एक रे निकालेंगे जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा। तो एज पर द लॉ, इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर रहा है तो वो किसी एंगल के ऊपर बैंड होगा, जी हाँ बिल्कुल बैंड होगा। तो जहां पर भी बैंड होगा और प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा वहां पर मैं क्या पॉइंट दूंगा, एफ पॉइंट को नाम दूंगा। दूसरा रे जो है वो मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिफ्लेक्शन पाने के लिए ए पॉइंट का जो मुझे रिफ्लेक्शन मिले उसके लिए दूसरा रे निकालता हूँ।
जो कि किस में से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर पास होगा तो हमको पता है कि एज पर द लॉ इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट लाइन में क्रॉस वहां से करता है तो वो रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही निकलेगा। तो इस ये दो पॉइंट्स, ये दो लाइन जहां पर ज्वाइंट करेगी वहां पर मुझे किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मिलेगा, ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन मिलेगा, जो कि होगा ए डैश। और उसी के साथ अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ज्वाइंट करूं तो वो मिलेगा बी डैश। ओके, तो यानी कि ए और बी का मुझे इमेज मिला, ए डैश और बी डैश जितना। फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, यहाँ पर ये जो है वो कनकेव मिरर है। ओके, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। ओके, यहाँ पर सी पॉइंट है। ओके, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा है ए और बी। चलो, तो मुझे सबसे पहले पता है कि अगर मुझे ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे दो रे निकालने हैं। कौन से दो रे निकालने हैं, जो कि एक होगा स्ट्रेट लाइन में निकलेगा। स्ट्रेट लाइन में अगर इंसिडेंट रे निकलता है तो उसका एंगल के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, जी हाँ, और यहाँ पर पॉइंट होगा एफ। अब मैं दूसरा रे निकालूंगा जो कि किस में से निकलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से निकलेगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही जॉइंट हो रहा है ना भाई, थोड़ी सी ड्राइंग में प्रॉब्लम हो गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास हो रहा है, तो यहाँ से निकलेगा, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला है वो कौन सा पॉइंट है, ए डैश है। और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो वो मिलेगा बी डैश। यानी कि ए और बी का इमेज मुझे कैसा मिला, ए डैश और बी डैश इतना उल्टा मिला है। ओके, तो अगर कोई पूछे कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सी से आगे खड़ा है तो उसका इमेज जो है वो कैसा मिलेगा, तो एक तो मिलेगा हमको स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अवर ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज से देखो छोटा दिख रहा है ये लाइन जो है वो, जी हाँ। और दूसरा कि ये जो है वो स्मॉल है और इन्वर्टेड है भाई, देख लो इन्वर्टेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। और वही बात यहाँ पर बताई है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो एफ और सी के बीच में हम लोगों को इमेज जो है वो मिलेगा। इमेज कहाँ मिलेगा हमारा, एफ और सी के बीच में। यहाँ पर भी देख लो भाई, एफ और सी के बीच में। चलो, देन डिमिनिश्ड यानी कि छोटा मिलेगा हम लोगों को एज कंपेयर टू द आवर ओरिजिनल हाइट। तीसरी बात करते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के ऊपर खड़ा हो, सी यानी कि क्या है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ा हो, तो हमको बहुत ही इजी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है खड़ा है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी सेम पॉइंट के ऊपर नीचे की ओर मिलेगा। डिस्टेंस जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पर ए डैश और बी डैश हमको मिलेगा, क्योंकि सीधा रे डालेंगे तो यहाँ से एंगल के ऊपर बैंड होगा और यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा। और अगर एक फोकस पॉइंट में से पास करेंगे तो हमको पता है कि जब भी हम लोग किसी एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे को डालते हैं तो रिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। इस वजह से इसका जो इमेज जो ए पॉइंट का, मैं यहाँ पर बता देता हूँ दूसरी बार। चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलो, ये पॉइंट हो गया हमारा। चलो, यहाँ पर है हमारा सी पॉइंट और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा है, ये तो हमको पता है। ए और बी ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पर खड़ा है। तो सबसे पहले निकालेंगे इंसिडेंट रे स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन से वो आएगा यहाँ पर फोकस करके यहाँ। अब मान लो कि इसका इंसिडेंट रे का एक एंगल में क्रिएट करता हूँ जो कि कहाँ से निकलेगा, फोकस पॉइंट में से निकलेगा। तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं। ये मेरे ड्राइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना ये स्ट्रेट लाइन ही है भाई, ये आपको स्ट्रेट लाइन ही समझनी है। और यहाँ पर अगर पॉइंट ज्वाइंट करेंगे तो वो मिलेगा हमको ए डैश और बी डैश। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को रिफ्लेक्शन जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर मिला है। यहाँ पर पॉइंट पी होगा, यानी कि अगर कोई पूछे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा है तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा, तो वो भी मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही मिलेगा। इमेज जो फॉर्मेशन है, पिछली बार जो इमेज फॉर्मेशन मिला था वो कहाँ मिला था, एफ और सी के बीच में। अभी कहाँ पर मिला है, सी पर था तो सी पर ही मिला है। ओके, देन अगर एफ और सी के बीच में हो, यहाँ पर देखो अभी ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल साइज का हो गया है भैया। अभी ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है, स्मॉल है।
तो एफ और सी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका अगर इंसिडेंट रे मैं स्ट्रेट लाइन में निकालूंगा और क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जाके उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मिलेगा, और ए डैश और बी डैश जो है वो कैसा दिखेगा हमको, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज देखो आपको कैसा लग रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसीलिए इसमें मिलेगा मैग्नीफाइड। और कहाँ पर इसका इमेज मिलेगा, तो वो मिलेगा सी से थोड़ा सा दूर, यानी कि बियॉन्ड सी। और तीसरा कैसा मिलेगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि एक तो ये है, सही में है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा भी है। देखो उल्टा है, अभी तक तो उल्टा ही है। ओके, रियल और इन्वर्टेड, तो ये चार यहाँ पर खत्म हो गए हमारे। ओके, अगर मान लो कि पहले से स्टार्ट करते, अगर इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट पे हो तो कैसा मिलेगा इमेज, इमेज मिलेगा पॉइंट साइज वाला। अगर बियॉन्ड सी हो तो हमको कहाँ मिलेगा इमेज जो है वो स्मॉल मिलेगा, और किसके बीच में मिलेगा, एफ और सी के बीच में। अगर सी के ऊपर हो तो कहाँ मिलेगा, सेम साइज वाला मिलेगा, और एट अ सी ही मिलेगा। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है, सी वाला जो है वो। और अब एफ एंड सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमको बियॉन्ड सी के ऊपर मिलेगा, और वो भी होगा लार्ज साइज का एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। ओके, तो धीरे धीरे आप देखो कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की साइज जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम से कम 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 से फिर ज्यादा हो रही है। ओके, यानी कि वो मैग्नीफाइड हो रहा है। आखिर में तो ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों को इमेज जो है वो हमको एजेम्प्ट करना पड़ेगा कि भाई क्या है, कैसी दिखती होगी, वो बहुत बड़ी दिखती होगी, ऐसा क्या करेंगे लोग, हम एजम्पशन ले लेंगे। फॉर दैट वी आर लुकिंग एट द फिफ्थ पॉइंट, एट द फोकस पॉइंट। If the object is placed at the focus point, then the image will become at the infinite। इसका मतलब देख रहे हो आप कि अगर मैं धीरे धीरे फोकस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, फोकस पॉइंट के ऊपर मैं अगर पहुंच गया धीरे धीरे, तो फिर मैं अपने आप की इमेज को देख नहीं सकता पूरी की पूरी। आप ही सोचो कि आप अगर धीरे धीरे मिरर के आगे जा रहे हो, धीरे धीरे आगे जा रहे हो, मिरर के एकदम पास पहुंच गया, आप इतना करीब पहुंच गया। ओके, तो इतना करीब आप पहुंच जाओगे तो आपकी आईज जो है वो क्या आपके पूरी बॉडी को देख पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो देख नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी आईज सिर्फ फिर आपकी आईज को ही देख पाएगी, उसके अलावा कोई और चीज आपको दिखेगी ही नहीं। तो इसका मतलब कि इमेज हम कैसा एजम्प्ट कर सकते हैं कि भाई वो शायद इनफाइनाइट, यानी कि होगा तो सही लेकिन पूरा का पूरा बॉडी जो है वो मुझे दिख नहीं रहा है, इसके लिए वो कहाँ पर मैं एजम्प्ट करूंगा, इनफाइनाइट के ऊपर एजम्प्ट करूंगा। देन द लास्ट पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी, if the object will be come at the f between the f and p, the image formation will be created as the virtual and erect and behind the mirror, and also it will become in the magnified size. Okay, okay, so this is the image that we created, is already is from the object, and it is created as the virtual and erect. It will be the here. Okay, image created here, and it is the virtual, क्योंकि ये वर्चुअल है भाई। अगर मिरर के पीछे हम लोग कभी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ओके, तो मिरर के पीछे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको इमेज को एजम करना पड़ेगा कि वो क्रिएट शायद यहाँ पर हो रही होंगी, इस वजह से वो वर्चुअल भी है और इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि वो सीधी भी है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पर है, बहुत ही पॉइंट के देखो यहाँ पर छू गया एकदम, यहाँ पर है, यहाँ पर था, वो फोकस पॉइंट के ऊपर था। अभी फोकस पॉइंट से आगे चले गए हम लोग ऑलरेडी। हमारी आईज जो थी वो फोकस पॉइंट के ऊपर तो हमने रखी थी, तब तो हमको इनफाइनाइट के ऊपर दिख रहा था। अब हम उससे भी आगे चले गए, तो अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन ही लगाना पड़ेगा कि शायद इसका जो इमेज है वो सीधा और साथ साथ में कैसा क्रिएट हो रहा होगा, वर्चुअल भी क्रिएट हो रहा होगा। ओके, और जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड साइज होगा। तो ये 6 पॉइंट्स है, वो 6 पॉइंट आपको ड्रॉ करने। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर्स, और उसमें 6 टाइप्स है वो आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, और ये पूरा का पूरा टेबल है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आधा लिखा है और आधा यहाँ पर है। फिर से एक बार आप लोग देख सकते हो, और आपको लिखना है यहाँ से सारी चीजें जो है, इसमें से इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी और एट एफ वाली जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट
what will be the position of the image, that then you can write the at the focus point F will be our image position. Also the beyond C is the object position, then where will be the image creation will be formed. So you can write that between the F point and the C point the image will be created, and the size of the image will be the diminished, and nature of the images will be रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, इस तरह से सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, याद रखनी. ये पूरा टेबल जो है वो आपको 3 टाइम्स लिखना है. ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएगी. ओके, यहाँ पर से इमेज को ड्रॉ करना है, एक एक इमेज को ड्रॉ करके उसका सारी चीजों को यहाँ पर लिखते जाना है. दूसरी चीज को ड्रॉ करके दूसरी चीज को आपको लिखते जाना है. ओके, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर जो है वो बहुत ही ईजी है. कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो शेविंग मिरर्स के अंदर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, टॉर्चिस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स. डेंटिस्ट जो है वो इमेज को लार्ज करने के लिए यूज करते हैं. सोलर फर्नेसेस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तो आपको वो लर्न कर लेना है. ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर, इसमें तो सिर्फ 2 ही इमेज को हमको लर्न करना है कि भाई किस तरह से अगर कोई पॉइंट है वो इनफाइनाइट के ऊपर से आ रहा है तो उसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि बहुत ही छोटा होगा. यहाँ पर देखो इमेज है और यहाँ इनफाइनाइट से हमारी जो रेज है वो आ रही है ऑब्जेक्ट की. ओके, और वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ मिलेगा, बिहाइंड द मिरर ही मिलेगा. भाई हमेशा याद रखना, कन्वेक्स मिरर के अंदर पूरा का पूरा जो इमेज मिलेगा वो इमेज कहाँ मिलेगा, बिहाइंड द मिरर ही मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर अंदर की साइड होता है. इस वजह से अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और पी के बीच में है तो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा और डिमिनिश्ड मिलेगा. ये भी याद रख लेना है, बहुत ही कम पूछा जाता है इसलिए ये लिखने के लिए नहीं दे रहा. ओके, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है वो पूछा जा रहा है. ओके, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर पूछा जा सकता है, तो उसका इस्तेमाल रियर व्यू मिरर्स में होता है और यूज्ड एज द डिवाइस टू चेक थेफ्ट्स इन द शॉप्स. ओके, यहाँ पर भी होता है. यहाँ पर देखो दोनों एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको. यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर जो है वो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं आज. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, 6 की 6 फिगर और पूरा टेबल जो है वो. ओके, और टेबल जो है वो 3 टाइम्स है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. ओके, नाउ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ये टॉपिक बोर्ड के पोर्शन से कट हो गया है शायद, पर फिर भी हम लोग एक बार बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करके मैं उसका एक लेक्चर बना के अपलोड करने वाला हूँ. तो आप बेफिक्र हो जाइएगा, वो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीक में शायद. तो नेक्स्ट वीक में आपको सारी चीज़ें जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं रखे हैं बोर्ड वालों ने. ओके, तो फिर भी हम लोग वो डिस्कस करके उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में मिरर पे रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट के जो पोल है उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे. ओके, पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ओरिजिन कहेंगे इस पॉइंट को. ये हमको पता है यार सारी चीजें. अब एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मैं ये साइड ट्रैवल कर रहा हूँ, ओके, सपोज कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे यहाँ पर सी पॉइंट है और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर पी पॉइंट है. और आपको पता है मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको मैं कहूँगा u, और इमेज शायद यहाँ पर फॉर्म होगी तो इमेज डिस्टेंस को मैं कहूँगा v. ये तो इतनी चीज़ें पता है. तो सपोज कि मैं अगर लिख रहा हूँ P2C, यानी कि इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, P2C लिख रहा हूँ, तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहेंगे. ये याद है ना सारी चीजें. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. तो अगर मुझे ये आर को लिखना है तो आर में पॉजिटिव लिखूंगा कि नेगेटिव लिखूंगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं
कि अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ फ्रॉम P टू C, देन वी हैव टू टेक द डिस्टेंस एज द नेगेटिव पॉइंट। ओके, यानी कि -r में लिखूंगा। सपोज कि मैं CP लिखूं तो मैं कैसा लिखूंगा, C और P, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वो मैं लिखूंगा R। इतना इतना इजी है। वैसे ही PB लिखूंगा मैं, तो PB जो होगा वो कैसा होगा, P से B जा रहा हूँ, PB है टोटल हमारा U, पर कैसा U, -U। उसी तरह से सारी चीजें जो है वो आप लिख सकते हो कि अगर सपोज कि ये डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो नेगेटिव लिखना है, और ये डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो पॉजिटिव लिखना है। ये सारी उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम। Also, if we go upward, then we have to take the positive. If we go the downward, then we have to take the negative। ये सारी चीजें जो है वो मैं लिख रहा हूँ और याद आपको रखनी है। ओके, मिरर फॉर्मूला जो है उसको लिखते हैं। मिरर फॉर्मूला इज रिटन एज द 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ व्हाट इज द v? v विल बी द इमेज डिस्टेंस, OU विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F विल बी द फोकल लेंथ। ये इक्वेशन जो है वो सीधा का सीधा याद रखना है। पहले जो GSEB का पोर्शन था उसमें ये इक्वेशन डेरिवेशन वाला आता था, पर अभी क्या है कि अभी आपको सिर्फ याद ही रख लेना है। ओके, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f जो है वो मिरर फॉर्मूला है। यानी कि अगर मैं आपको इमेज डिस्टेंस दे दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दूं, तो आप फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हो। अगर मैं फोकल लेंथ दे दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दूं, तो आप इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। ये इतना इजी है। ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन यानी कि रियल इमेज के कंपैरिजन में हमारी जो रियल ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में हमारी जो इमेज की हाइट जो है वो कितनी मैग्निफाइड या डीमैग्निफाइड होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने का इक्वेशन जो है वो क्या है कि बाय हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन राइट दैट द इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h2 by h1। h2 will be the image distance, image height एंड ऑब्जेक्ट हाइट। और मैग्निफिकेशन को डिनोट करेंगे हम लोग m से, या तो इसको दूसरी तरह से लिखेंगे -v/u। -v यानी कि इमेज डिस्टेंस और u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर चार चीजें आपको याद रह जाएगी तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, एक होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक होगा हमारा इमेज डिस्टेंस, एक होगी हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट, और एक होगी हमारी इमेज की हाइट। तो सपोज कि अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज को ड्रॉ करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ये ए बी जो है उसकी कुछ हाइट होगी कि नहीं, ये मैं कंपेयर करूंगा तो वो होगी h। और यहाँ पर अगर इमेज मिलेगी उसकी हाइट को मैं मेजर करूंगा तो वो होगी h डैश जितनी। तो ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वो मुझे मैग्निफिकेशन का प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ओके, ये टॉपिक भी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंस के बारे में देखेंगे। इस वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, एंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर गिवन एज द इंसिडेंट रे, normal and the refracted ray all lies in the same plane. For that we have to draw some figure here. Okay, 1 second, यहाँ पर मैं एक फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज दिस इज अवर रेफरेंस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सपोज इंसिडेंट रे विल बी कम इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर हमारा मीडियम 1 होगा। ओके, और यहाँ से मीडियम 2 है, तो वो मीडियम 2 के अंदर जब ये ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बैंड होगा। ओके, और मैं यहाँ से इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है वो क्या है, नॉर्मल है। ओके, सपोज इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन के अंदर, पर वो गया है अभी इस डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे। देखो भाई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, क्योंकि उसमें मीडियम जो है वो सेम ही रहता है, इस वजह से। जबकि here we have changed the medium of the incident ray and the refracted ray, and the phenomena caused is called as the refraction. Okay, so that is why this is called as the refracted ray. तो ये refracted ray होगा और incident ray होगा, वो भी normal के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ओके, तो सपोज थीटा आई एंड थीटा आर will be the angle of incidence and angle of refraction. Okay, now
normal, incident ray, refracted ray and और ऑल द लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये सारी चीजें अगर मैं एक प्लेन कंसिडर कर लूँ, ये पूरा का पूरा जो है उसको एक प्लेन कंसिडर कर लूँ, तो अभी ये सारी चीजें कहाँ पर है, एक ही प्लेन के अंदर है। तो यही हमारा पहला लॉ है। वो सेम लॉ जो कि हमारा सेकेंड लॉ था रिफ्लेक्शन के अंदर, वो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ है। ओके, सेकेंड लॉ जो है वो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में आपको सेकेंड लॉ जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या देती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देती है मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि कोई भी लाइट की अगर वेव है वो कितनी बैंड होगी, वो हमको कौन बताएगा, वो हमको बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि भाई मान लो कि अगर मैं लाइट को वाटर के मीडियम में से एयर के मीडियम में ट्रैवल करवाऊंगा, तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कितनी बैंड होगी। तो वो बैंड जितनी होगी वो बताने के लिए हमको कौन मिलेगा, वो मिलेगी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि भाई इसको इतना ही बैंड होना है। So suppose if you have to find the light in the medium 1 to 2 or 2 to 1, then you have to write this n to 1। n यानी कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को राइट करेंगे स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर जो पहला होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, दूसरा जो होगा उसको अपर डायरेक्शन में लिखेंगे। ओके, फिर सारी चीज़ों को अगर मान लो कि आपको एयर और क्या कहते हैं वैक्यूम में से अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर वैक्यूम में से अगर एयर के मीडियम में आए तो एयर के मीडियम को ऊपर लिखोगे, वैक्यूम के मीडियम को नीचे लिखोगे। ओके, बहुत सारी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003, आइस का है 1.33। इसमें से एयर, वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन, टर्पेंटाइनॉल, बेंजीन, रॉक सॉल्ट, और ये इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रॉक सॉल्ट का कितना है, तो 1.54 जितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, तो 1.33। एयर का कितना है, 1.003 जितना है। ओके, okay, so in next lecture we are going to start our refraction by the spherical lens. Okay, here we finish our topic refractive index. Okay, so question number 3 you have to write what is magnification in mirror। क्योंकि मैग्निफिकेशन दोनों में ही आएगा, लेंस के अंदर भी आएगा और मिरर के अंदर भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 राइट laws of refraction। Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone and take care of yourself.